हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं सीटेट का इन्वायरमेंट सेक्शन। और आपको मालूम है कि 31 को क्या है, आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। और इन्वायरमेंट सेक्शन से 30 नंबर आते हैं आपके। 30 नंबर जो इन्वायरमेंट सेक्शन से आते हैं उसमें क्या होता है, 15 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है, 15 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी होता है। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 15 नंबर के, वो आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर हम शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करेंगे यानी पेडागोजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो 15 नंबर के जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं आपके एनसीईआरटी समरी पर बेस होते हैं, ठीक है। ठीक है, 3 से 5 तक की जो एनसीईआरटी समरी होती है, अब तो फिर भी बढ़ाई जा रहा है, क्योंकि अब कुछ पिछले सालों में तो कक्षा 8वीं तक भी पूछ दिया था। लेकिन हम बेसिकली क्या करेंगे, 3 से 5 तक जो एनसीईआरटी समरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वहाँ से आपका क्या होगा, ये 15 नंबर से कम इसमें 10 से 12 नंबर इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेडागोजी के बारे में। और टोटल आपका 15 दिन में, 10 से 15 दिन में आपका क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आप बहुत आसानी से 20 से 25 नंबर, कितना भी ख़राब करेंगे, 20 से 25 नंबर बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेते हैं आज का एनसीईआरटी का समरी का पहला ही चैप्टर ले लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी समरी का चैप्टर लेते हैं, उसमें क्या बताया जा रहा है पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के तरीके। यानी भारत के बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में बच्चे जो हैं कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में एनसीईआरटी बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जा रही है असम के बारे में। तो असम के बारे में क्या बात की जा रही है, जरा पढ़ते हैं यहाँ पर। बांस एवं रस्सी के पुल का उपयोग असम में स्कूल जाने के लिए करते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं किसका प्रयोग करके, बांस एवं रस्सी के पुल का उपयोग करके। कहाँ जाते हैं स्कूल, असम में जाते हैं, आपको जानना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दे भी सकते हैं, यहाँ पर बांस लगाया, वहाँ पर रस्सी से बांधी गई। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी सहायता से इस नदी को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। नदी को पार करके स्कूल जाएंगे। तो कहाँ जाते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, असम में जाते हैं, किसका प्रयोग करके, बांस एवं रस्सी का, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अब देखिए ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में होता है। लद्दाख, अब देखिएगा जैसे लद्दाख में क्या है ना, लद्दाख पहाड़ी क्षेत्र है। तो एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए, जैसे आप लोगों ने स्लाइडर लगा होता है, स्लाइडर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्लाइडर लगा है, इसमें 4-5 बच्चे बैठ जाते हैं और एक साइड से दूसरे साइड में क्या हो जाते हैं, स्लाइड होके चले जाते हैं। जैसे आप लोग क्या होते हैं पिक्चरों में देखते हैं कि बच्चे जो एक्टर होते हैं एक साइड से दूसरे साइड में जाते हुए दिखते हैं, उसी तरह क्या होते हैं लद्दाख में बच्चे भी क्या करते हैं, इस ट्रॉली में बैठ जाते हैं और एक छोर से दूसरे छोर से बड़ा आसानी से चले जाते हैं। तो ट्रॉली का उपयोग कहाँ होता है, बेसिकली आपको ये जानने की जरूरत है, कहाँ होता है, लद्दाख में होता है ट्रॉली का उपयोग। किस लिए, क्योंकि वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ट्रॉली का उपयोग करके स्कूल जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखिए सीमेंट का उपयोग साधारणतः कहाँ होता है, साधारणतः या तो पानी के ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना, किया जाता है, ठीक है। सीमेंटेड, यहाँ सीमेंट का पुल का उपयोग साधारणतः समतल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, समतल या पानी के ऊपर जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नदी है, नदी के ऊपर पुल बन गया, ठीक है, तो बच्चे क्या हो गए, एक छोर से दूसरे छोर पर जाएंगे। अभी कहाँ जाते हैं, अब जहाँ समतल भूमि हो, जैसे हमारे यहाँ अपनी बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो ये भूमि यहाँ की क्या है, समतल भूमि है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, ऐसे पुलों का उपयोग किया जाता है, किसके पुल का, सीमेंट का पुल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, नदी पार करने के लिए। नदी पार करके बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पर ऊँट की गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है, ऊँट गाड़ी। अब जाहिर सी बात है, ठीक है, ऊँट की गाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, राजस्थान में किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पीछे बच्चे क्या करे हैं, बैठे हैं और ये जो ऊँट चालक हैं इसको ऊँट को चला रहे हैं, ठीक है। तो ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये बेसिकली आपको जानना जरूरी है, कहाँ करते हैं, राजस्थान में करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बैलगाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी या समतल भागों में किया जाता है। जैसे हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी, ठीक है, बिहार, झारखंड, जैसे ये सब जो समतल भूमि है, जहाँ ऊबड़ खाबड़ नहीं है, यहाँ पहाड़ी भूमि नहीं है, वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बैलगाड़ी पर बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलम, जिसका मतलब होता है लकड़ी की छोटी नाव। लकड़ी की छोटी नाव का प्रयोग कहाँ किया जाता है,
केरल में किया जाता है। और किस लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, इन सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज अ वेलम टू रीच स्कूल, यानी वेलम का प्रयोग बच्चों को स्कूल जाने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये आपको जानना जरूरी है, कहाँ किया जाता है, ये आपका केरला में किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, उत्तराखंड के पर्वतों में रास्ते क्या होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं। जैसे आप देख सकते हो उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका का मतलब होता है कि जाहिर सी बात है रास्ते बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, रास्ते क्लियर नहीं होंगे तो ऊबड़ खाबड़ ही होंगे। ठीक है ना, वहीं हमारा एनसीईआरटी बता रहा है, क्या बता रहा है, उत्तराखंड में जो पर्वतों में रास्ते होते हैं क्या होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं। ठीक है, तो ठंडी ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए कंबल को कवर किया गया है, हवा भी चल रही है तो चारों तरफ कवर है। यहाँ पर ज़रा देख भी सकते हैं, यहाँ पर मच्छरदानी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, ठंडी ज़्यादा है कुछ। चलिए, अब एक सवाल लेते हैं, जो हमने पढ़ा है कि अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग राज्यों में स्कूल जाने के लिए। तो किस राज्य में, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि किस राज्य के लोग नदी को पार करने तो वल्लम छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अब हमने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है, किस कहाँ प्रयोग करते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा, कर्नाटक नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल, तो देखिए पश्चिम बंगाल तो यहाँ पे एक ही में रहेगा, अलग अलग हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, न तो उड़ीसा में होता है, न तो पश्चिम बंगाल में होता है, न तो कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, आपने कहाँ पढ़ा, अभी जस्ट केरल में पढ़ा है। केरल में वल्लम का प्रयोग होता है, किस लिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए वल्लम यानी छोटी नाव का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अब बात की जा रही है पक्षियों के बारे में। ठीक है, पक्षियों के बारे में क्या बात की जा रही है, पढ़ेंगे पहला पॉइंट, पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पक्षी है बेचारी, ठीक है, बेचारी नहीं कहेंगे, ठीक है, यहाँ पक्षी है, आप पक्षी के दोनों तरफ क्या है, उसकी आंखें, सिर के दोनों तरफ उसकी आंखें होती है। ठीक है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, आप देखिए कान तो है नहीं इसके, लेकिन छेद होते, इतना ध्यान रखिएगा, उनका छेद होता है। और उनके जो बाल होते हैं ना, छोटे छोटे फर होते हैं, उनसे क्या होते हैं, वो ढके होते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके फरों से ढके होते हैं। अब यहाँ बोल रहा है, तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि छिपकली मगरमच्छ के कान इसी तरह होते हैं। ठीक है ना, किस तरह, पक्षियों की तरह होते हैं, उनके कान भी क्या होते हैं, ढके होते हैं। ठीक है, पक्षियों की पुतलियाँ घूमती नहीं है। जैसे हम लोग की पुतलियाँ है ना, ये घूमता है, यहाँ पर घूमता है, लेकिन पक्षियों जो पक्षी होती हैं, ये क्या होता है, इनकी जो पुतलियाँ हैं देखिएगा, ये फिक्स होता है, स्थिर होता है। इसीलिए किसी वस्तु को देखने के लिए अपने गर्दन को क्या करती हैं, सब बार बार घुमाती हैं। ठीक है ना, इसीलिए, ठीक, यहाँ पर बोल भी रहा है कि इसलिए इनको गर्दन घुमानी पड़ती है। किसी वस्तु को देखने के लिए इनको गर्दन को क्या करनी पड़ती है, घुमानी पड़ती है। क्यों घुमानी पड़ती है, क्योंकि इनकी पुतलियाँ क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। ठीक है ना, हम लोग जैसे पोर्शन है ना हमारा, घूम रहा है दोनों तरफ, तो घूमता नहीं, उनकी क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए बन रहा है, आप पक्षी अपने गर्दन बहुत बार हिलाते हैं, क्यों। अब आपको ऑप्शंस हैं, वे उड़ सकते हैं। ठीक है ना, पक्षी अपनी गर्दन बार बार क्यों हिलाते हैं, कि अभी हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। वे उड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। पक्षियों की आंखें छोटी होती है, तो कोई तर्क हुआ नहीं कि पक्षियों की आंखें छोटी होती है तो अपने गर्दन बार बार हिलाएंगे। ठीक है ना, उनकी कान पंखों से ढके होते हैं, भाई ये तो कोई तर्क हुआ नहीं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि उनकी जो पुतलियाँ होती हैं क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, इसलिए अपने गर्दन को बार बार घुमाती हैं। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, ये करेक्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसकी वजह क्या है, ठीक है ना, तो उनके कान ढके हुए हो सकते हैं, ऐसा कोई तो तर्क हुआ नहीं, तो बिल्कुल गलत होगा। कान ढकने से गर्दन हिलाने से कोई तो कनेक्शन है नहीं। ठीक है ना, तो पक्षियों की दो आंखें होती हैं भाई, तो इससे में कौन स्पेशल चीज़ हो गई कि उनकी आंखें दो होती हैं, तो इसलिए गर्दन हिलाते हैं। हमारे भी आंखें दो होती हैं, हम लोग तो नहीं हिलाते हैं उतना बार बार गर्दन। ठीक है ना, उनकी ध्यान एक बार में दो अलग अलग वस्तुओं पर केंद्रित कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये भी कोई बात हुई नहीं। हालांकि ये बात पक्षियों के बारे में सही है। ठीक है ना, कि एक साथ दो अलग अलग वस्तुओं पर केंद्रित कर सकती हैं, लेकिन इसका उनके गर्दन का बार बार हिलाने का कारण ये नहीं है। ठीक है ना, बल्कि जबकि पक्षियों के बारे में सही बात है कि दो वस्तुओं पर एक साथ क्या कर सकती हैं, अपनी नज़रें स्थिर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं, लेकिन उसका एक कारण नहीं है। ठीक है ना, अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हुए वे हिल नहीं सकते। ये ऑप्शन क्या होगा,
करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उनकी पुतलियाँ जो होती है स्थिर होती है, इसलिए अपने गर्दन को बार बार हिलाते हैं और एक समय पर वो दो अलग अलग वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात ऑप्शन जो सही है, लेकिन इस कंटेस्ट में ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दूसरा आपका प्रश्न पूछ रहा था कि क्यों हिलाती हैं, तो हिलाने के कारण सिर्फ उनकी आंखें का स्थिर होना है। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। चलिए अगला आते हैं। बालों की वजह से जानवरों पर अलग अलग प्रकार के प्रतिरूप दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे याक है, याक का फिगर को यहाँ पर कि याक का ये बना है, यहाँ पर चकतेदार है, यहाँ पर ब्लैक वाइट का स्पॉट बना हुआ है। गाय देख लीजिए, गाय में वाइट ब्लैक का स्पॉट बना हुआ है। ये बाघ है, बकरी है। तो जो इनके अलग अलग स्पॉट बन रहे हैं, ठीक है ना, जो इनका संरचना डिजाइन हो रहा है, ठीक है ना, तो उनके बालों की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर इनको देखिए बाल, इसके ऊपर बाल है ना, बालों की वजह से इनका प्रतिरूप बन रहा है। तो वही बोल रहा है कि बालों की वजह से जानवरों का अलग अलग प्रतिरूप दिखाई देता है। हालांकि उनके ऊपर से अगर हम बाल हटा दें तो बिल्कुल चमड़ा बचेगा। भाई चमड़ा तो सबका एक ही जैसा होता है, ठीक है ना, तो वो प्रतिरूप नहीं बन जाएगा। अगर बाल आ जाएंगे, देखिए अगर शेर का यहाँ पर सफ़ेद बाल है, यहाँ पर कुछ इस तरह का केसरिया बाल है, तो कुछ उसकी वजह से उसका प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि बालों की वजह से जानवरों पर अलग अलग प्रतिरूप दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर बकरी है, तो बकरी पर चकतेदार बाल है, तो उसकी वजह से बकरी का क्या बन रहा है? प्रतिरूप बन रहा है। तो बालों की वजह से किसी भी जानवरों का प्रतिरूप बनता है, ठीक है ना, प्रतिरूप बनता है। अब बिना बालों का कोई प्रतिरूप नहीं बन सकता। ज़रा कल्पना करिएगा जी, यहाँ पर जो बाल है शेर के, यहाँ पर जो बाल छोटे छोटे बाल हैं, अगर ये बाल नहीं होता तो क्या शेर ऐसा दिखता? क्या सॉरी बाघ है, बाघ ऐसा दिखता? क्या बिल्कुल नहीं दिखता। क्या अगर याक पर ऐसे बाल नहीं होते तो क्या याक दिखता? क्या नहीं दिखता। इसलिए बोल रहा है कि बिना बालों का कोई प्रतिरूप नहीं बन सकता। हमारा एनसीईआरटी तो यही कहता है। अगला पॉइंट समझते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न क्या इंगित करते हैं, ये हमें बताना आप, ठीक है। तो उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल क्या है? सही बात है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ठीक है। अब इंसानों में ले लो, थोड़ा सा अगर दाढ़ी रखा है तो क्या होगा? अगर बढ़िया से दाढ़ी रखा है, बाल रखा है तो सिख हो जाएगा, मूछें हटा देगा तो क्या हो जाएगा? वो साफ कर देगा तो मुस्लिम हो जाएगा। तो इंसानों में भी क्या होता है? बालों की वजह से अलग अलग धर्मों का प्रतिरूप बन जाता है। तो जानवर ही हैं, ठीक है ना, तो जानवरों में भी जो बालों की वजह से उनके शारीरिक प्रतिरूप बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है प्रतिरूप जो बनता है, जो विविध पैटर्न बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे, याक पर अलग पहले यहाँ पर ब्लैक वाइट का पैटर्न बना है यहाँ पर गाय पर, और यहाँ देखिए कई कलरों का पैटर्न है, इसके चेहरा बनाया जा रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है? वो बालों की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए, वे जानवर जिनके कान बाल बाहर दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। जिनके, जैसे हम लोग इंसान हैं ना, हमारे कान जो हैं बाहर हैं, बाल भी हमारे बाहर है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कुत्ता है ना, कुत्ता का कान बाहर है तो बच्चों को जन्म देता है। ये बकरी है, बकरी के कान बाहर है ना, ये बच्चों को जन्म देते हैं। याक है ना, इसका कान बाहर है। तो जिनका भी कान और बाल क्या होंगे? बाहर होते हैं, वे क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। अब बच्चों को जन्म देने वालों को क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों को जन्म देने वालों को क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं। चलिए, ऐसे जानवर जिनके कान छिपे होते हैं वे अंडे जन्म देते हैं, और अंडे देने वाले जो को क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। जैसे पक्षियाँ होती है ना, ठीक है, पक्षियों के कान नहीं होता, अभी हम लोगों ने बात किया था। पक्षियों के बस छेद होता है और उनके फरों से ढका होता है, ठीक है ना। तो पक्षियाँ क्या करती हैं? अंडे देती हैं। देखिए पक्षियाँ क्या होती हैं? अंडे देती हैं। सांप का तो 12 होता है जन्म, सबको मालूम है। ये भी क्या करता है? इसके भी कान छिपे होते हैं, हालांकि 12 होता है जन्म से। तो ये भी क्या करता है? अंडे देता है। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर बाल पर होते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। सही बात है, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा है कि जिन जानवरों के क्या होते हैं? कान और बाल बाहर होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और वही बात ऑप्शन ए भी बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे को देते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि जिनके बाल बाहर नहीं होते हैं, कान छिपे होते हैं, वे अंडे देते हैं, ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हुए बच्चों को देते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ आप देखिए क्या बोल रहा है? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हुए वे अंडे को देते हैं। ये भी क्या होगा? बिल्कुल
गलत बात होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी क्या है, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं। चलिए अब हाथी के बारे में पढ़ लेते हैं। हाथी क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है हाथी के बारे में, देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट क्या बता जा रहा है कि बूढ़ी मादा हाथी हाथियों के झुंड की क्या होती है, प्रमुख होती है। जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है ना, वो क्या होती है, जैसे हमारे घर में क्या होते हैं, जो बहुत लोग होते हैं ना, जो बुजुर्ग आदमी होता है ना, वो घर के मुखिया होता है। उसी तरह जो हाथियों का समूह होती है, जो सबसे होता है, उसमें सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है, ठीक है, हथनी की बात हो रही है। ठीक है, जो हथनी होती है क्या होता है, हाथियों की क्या होती है, प्रमुख होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, हाथियों के झुंड में नर हाथी नहीं होते। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हाथियों के झुंड में नर हाथी नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे ही वे 14 से 15 साल के होती है झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वे 14 से 15 साल के होंगे झुंड को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बात की जा रही है कि अब खा कितनी सकती है। तो एक वयस्क हाथी 100 केजी तक घास और टहनियों को खा सकती है। ठीक है ना, एक जो जवान हाथी है, वयस्क हाथी है, 100 केजी तक घास और टहनियों को खा सकती है। अब देखिए, आपको इसी तरह का समरी पढ़ना है, इंटरेस्टिंग, और कोई टेक्निकल टर्म है नहीं कि आपको एज ए टीचर काफ़ी डीपली समझाया जाए। ठीक है ना, तो इसी तरह की आपको कहानी सुनाई जाएगी और कहानी आपके दिमाग में बैठेगी और यही कहानी आपके प्रश्न के रूप में आपके परीक्षाओं में आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वयस्क हाथी 100 केजी तक घास यूं टहनियों को खा सकती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, बोल रहा है हाथी को क्या पसंद है, केला पसंद है, केला खाना पसंद है हाथी को। ठीक है, इंसानों को भी तो केला खाना पसंद है, वो अलग बात है। यहाँ देखिएगा 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, ध्यान रखिएगा। 3 महीने हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। जो 3 महीने का हाथी होती है, उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम का होता है। हाथी केवल 24 घंटा में 2 से 4 घंटे सोती है। देखिए कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हाथी क्या होती है, 24 घंटे में सिर्फ 2 से 4 घंटे सोती है। तब तो बहुत कम सोती है, हम लोग तो फिर भी बहुत ज़्यादा सोते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बात की जा रही है, अपनी स्किन को ठंडा रखने के लिए कीचड़ या गीली मिट्टी का इस्तेमाल करती है। कौन, हाथी। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ हाथी के बारे में कि हाथी को कभी पसीना नहीं होता। जब पसीना नहीं होता तो गर्मी तो होगी, जाहिर सी बात है। और गर्मी होगी तो क्या करेगी, अपनी स्किन को ठंडा रखने के लिए गीली माटी का या कीचड़ का प्रयोग करेगी। ठीक है, तो जान लीजिए कि जो हाथी होती है उसको क्या होता है, पसीना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, समझिएगा इसको। इनके बड़े कान इनके पंख काम करते हैं। जो बड़े कान होते हैं ना, बड़े कान के जो बड़े कान होते हैं पंख काम करते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडेपन की अनुभूति कर पाए। जैसे राजा महाराजा पहले होते थे ना, यहाँ पर 2 लोग पंखा डुलाने वाले होते थे और बीच में राजा बैठे होते थे, उसी तरह उनका कान भी क्या करता है, पंख की तरह हिलाता रहता है और उनको क्या होता है, ठंडक का आभास होता रहता है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं। झुंड में 10 से 12 हाथियों एवं छोटे हाथी होते हैं। ठीक है, हाथियों का झुंड होता है, उसके प्रमुख जो होती है, सबसे बूढ़ी मादा होती है, ये हमने पढ़ा है। एक वयस्क हाथी 100 केजी तक खा सकता है, टहनी घास खा सकता है। ठीक है ना, इस सबों के बारे में हमने पढ़ा है। हाथी को पसीना नहीं आता है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये है। ठीक है, हाथी पृथ्वी स्थल के सबसे बड़ी स्तनधारी है। देखिएगा सबसे बड़ा स्तनधारी हवेल को माना जाता है, लेकिन वो जली है। ठीक है ना, लेकिन स्थल की बात की जाए तो हाथी को क्या है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। स्तनधारी किसको बोलते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं, जिनके कान होते हैं और जो दूध पिलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब कुछ सवाल है तो इस पर हाथियों पर बेस हैं, हाथियों के बेस पर कुछ सवाल पढ़ लेते हैं। देखिएगा जैसे हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। ठीक है ना, तो पहला कथन क्या बोल रहा है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। ये तो बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। एक परिवार का सदस्य मतलब क्या, जैसे एक हाथी हो गया। ठीक है ना, हाथी का मान लेते हैं कि हाथी की माँ हो गई, फिर उसकी माँ होगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, हाँ ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, हमारा एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो ये बिल्कुल के बात क्या है, गलत बात है। ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार के सदस्य रहेंगे, चाहे उनका 2-3 पीढ़ियों के, एक ही परिवार के 2-3 पीढ़ियों के सदस्य रहेंगे। जैसे हम लोगों में होता है ना कि दादा परदादा, तो उसी तरह हाथियों में भी होता होगा। तो यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है ना, हाथियों का समूह होता है और एक ही परिवार का होता है, ऐसा कुछ बात है नहीं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये तो बिल्कुल बात क्या है,
करेक्ट बात है, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमने क्या पढ़ा है, 12 तक हो सकती है, 12 लोगों को क्या होता है, झुंड होता है। तो ये बिल्कुल बात भी क्या होगी, गलत होगी। तो ऑप्शन ए और सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा आपके, इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, जो ऑप्शन ए और सी के साथ क्या होंगे, हम जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। चलिए, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है ना, या यहाँ पर असत्य कथनों पर चर्चा करें, जो भी हो। इसमें क्या करना है, असत्य कथन को क्या करना है, छांटना है। असत्य कथन यानी कौन कथन क्या है, झूठ है। तो जरा मार्का सही नहीं चल रहा है, जरा चला लेते हैं इसको सही से। असत्य कथन, इस सवाल में क्या पूछ रहा है, असत्य कथन। यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन है तो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। हाथी बहुत आराम नहीं करती, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोती है। हमें असत्य कथन ढूंढना है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, ये तो सही बात है, तो गलत कथन है नहीं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ती और टहनियों खा सकती है। तो बिल्कुल गलत बात हो गई ना, कितना खा सकती है, 100 किलोग्राम, ठीक है ना, 100 किलोग्राम पत्ती और टहनियों खा सकती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। बिल्कुल सही बात है, हाथी को पसीना नहीं आता, तो गर्मी ज़्यादा होती है तो कीचड़ में रहना वो पसंद करती है। तो बिल्कुल क्या होगा, सही बात होगी। हाथी के झुंड में सबसे बूढ़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है, यानी मुखिया होती है तो सब कुछ तय करेगी। ये भी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट है। तो कौन गलत है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, असत्य कथन आपका है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हाथी के झुंड के बारे में सही कथन का चयन करें। एक हाथी के झुंड में मुख्य रूप से 14 से 15 साल की मादा और बच्चे के हाथी होती है। तो ये भी बिल्कुल बात क्या है, सही है, ठीक है ना। गलत हो गया शायद। तो एक हाथी के झुंड में मुख्य रूप से 14 से 15 साल की मादा, शायद सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है यहाँ इसमें, ठीक है, सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है। इसमें ये होना चाहिए कि शायद ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ भी चुके हैं अभी लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक हाथी के झुंड में मादा और 14-15 साल के बच्चे होते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में इधर उधर हो गया है, तो इसको समझ लीजिएगा। एक हाथी के झुंड में मादा और 14-15 साल के हाथी के बच्चे होते हैं, थोड़ा सेंटेंस उल्टा हो गया। ये बात बिल्कुल सही होगी, ठीक है ना। हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार का सदस्य शामिल, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। सबसे बड़ी मादा झुंड की नेता होती है, ये भी बिल्कुल बात क्या होगी, सही होगी। और आखिरी पॉइंट क्या बोल रहा है, एक हाथी का झुंड, ठीक है ना, एक हाथी का झुंड मादा हाथी और युवाओं लोगों की संख्या को समायोजित कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, लिमिटेशन उसकी रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए और सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक हाथी जो है, एक हाथी का झुंड, मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा से, एक हाथी का झुंड मादा हाथी और युवाओं की संख्याओं को समायोजित कर सकती है, ठीक, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो युवा होंगे और छोटे बच्चे होंगे, 14 से 15 साल के बच्चे होंगे और कुछ मादाएँ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कितनी भी संख्या को समायोजित कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत बात होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, हम उसी के साथ जाएंगे। अब देखिए, कहानी पढ़ी जा रही है बोचाचा गाँव की, ठीक है ना। बोचाचा की कहानी क्या है, जरा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है तो हम जल्दी से खत्म करते हैं इसको। बोचाचा गाँव कहानी मुजफ्फरपुर बिहार की है, ठीक है। मधुमक्खी अपने अंडे, एक देखिए, एक बच्ची है, बिहार की गांव है बोचाचा, वहाँ पे क्या करती है, मधुमक्खी पालन करती है और कुछ चीज़ें उन चीज़ों मधुमक्खियों से ऑब्जर्व करती है, और वही हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो कहानी है बोचाचा गाँव की। बोचाचा गाँव एक मुजफ्फरपुर बिहार की बोचाचा गाँव की कहानी मुजफ्फरपुर बिहार की है, ठीक है। मधुमक्खी अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर तक देती है, ठीक है। तो बच्चे ने नोटिस किया है कि बच्चे कब देती है, उस बच्चे ने जो कहानी एनसीईआरटी में कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं अपने अंडे कब देती हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। अगला पॉइंट क्या नोटिस किया बच्ची ने, मधुमक्खी लीची के फूल की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है, लीची के फूल को ओर ज़्यादा आकर्षित होती है, ठीक है। और लीची के फूल कब खिलते हैं, तो यहाँ बताया जा रहा है कि लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, मधुमक्खी का एक छत्ता, बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता, अगर पूछा जाए कि कितने हद तक शहद इससे एक मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको जानना चाहिए कि एक मधुमक्खी के छत्ते से 12 लीटर तक शहद की प्राप्ति की जा सकती है, ये हमें जानना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, जब किसी एक मधुमक्खी को रस का पता चलता है, तो जब किसी एक मधुमक्खी को रस का पता चलता है, थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, दिखेगा नहीं शायद आप लोग को, ठीक है। तो चलिए, जब हाँ,
चलिए ठीक है। जब किसी एक मधुमक्खी को रस का पता चलता तो वह एक विशेष प्रकार के नृत्य करती है, यानी एक मधुमक्खी को अगर रस का पता चलाएगा तो क्या करती है, एक विशेष प्रकार के नृत्य करती है, जिससे सभी मधुमक्खियों को क्या करता है, होता है कि पता चल जाता है। ठीक है, उसको मतलब खुशी हो जाती है, उस खुशी के मारे वो क्या करती है, नृत्य करती है। तो सभी जो उनके साथी मधुमक्खी होती है उनको आइडिया मिल जाता है कि उनको रस की प्राप्ति हो गई है। सभी मधुमक्खियाँ जाती हैं, रस इकट्ठा करती हैं, बाद में क्या बनाती है, हमारे लिए शहद बनाती हैं। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। मधुमक्खी की छत्ते में एक मुखिया होता है। ठीक है, एक मुखिया होता है। जिस तरह हाथियों के समूह में एक मुखिया होता था ना, उसी तरह मधुमक्खियों के समूह में एक मुखिया होता है। ठीक है ना, जिसे उस छत्ते की रानी कहते हैं, यानी रानी मधुमक्खी कहते हैं। किसको? जो मुखिया होता है उसमें मुखिया होती है और रानी मधुमक्खी कहलाती है। ठीक है, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाले मधुमक्खी कहलाती है, यानी वर्कर भी कहलाती हैं। ठीक है, एक रानी मधुमक्खी होती हैं और बाकी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, काम करने वाले। अब कैसा काम करती हैं, जरा ये भी समझ लीजिएगा कि जो क्या करती हैं, सभी बच्चों को पालती हैं। ठीक है ना, सभी जगह क्या करती हैं, जाकर रस को इकट्ठा करती हैं। ठीक है ना, रस लाने का काम करती हैं। ठीक है ना, कौन करती है, काम करने वाले मधुमक्खी। बच्चों को पालती हैं, ये सब उनका काम होता है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, कार्यकर्ता मधुमक्खी या काम करने वाली मधुमक्खी कहा जाता है। ठीक है ना, तो मधुमक्खियों के समूह में एक रानी मधुमक्खी होती है और बाकी दूसरा क्या होते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी होती हैं। और कार्यकर्ता मधुमक्खी काम करना क्या होता है, बच्चों का पालना होता है। ठीक है, और रस जाकर इकट्ठा करना होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसमें कुछ ही नर मधुमक्खी होते हैं। नर मधुमक्खी का काम करने वाले के रूप में कोई विशिष्ट योगदान नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो अगर बात करें, जैसे मैंने अब एक कार्यकर्ता मधुमक्खी के बारे में बात किया, जो काम करने वाली मधुमक्खी उसके बारे में लोगों ने बात किया, तो क्या करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं और जाकर फूलों से रस निकालती हैं, फिर शहद बनाती हैं, तो उनका काम होता है। लेकिन शहद बनाने में या बच्चों को पालने में कोई इनका काम विशेष नहीं होता। किनका? नर मधुमक्खियों का, आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब सवाल लेते हैं। बिहार के गाँव में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त धन कमाने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, ठीक है, तो आपको कौन समय है, ये अक्टूबर से दिसंबर तक, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, श्रमिक मधुमक्खियां फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती हैं, बिल्कुल सही बात है। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही बात है, कोई विशेष कार्य उनके पास नहीं होता, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। एक्चुअली कहा जाए तो रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे ही देती है, जब वो रस लाती ही नहीं है खोजकर और बच्चों का पालन करती नहीं है, तो सिर्फ क्या करेगी, वो अंडे देगी। ठीक है, तो यहाँ भी बात सही है बिल्कुल। श्रमिक मधुमक्खियों केवल मादा ही होती, ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नर मधुमक्खियों का कोई योगदान काम करने वालों में नहीं होता है। तो देखा जाए तो चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ABCD। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो आप लोग को भी बच के रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।